फ्रेंड्स, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग इसी के बारे में डिस्कस करना है। अभी ब्रीथिंग जो है स्टूडेंट, वो ब्रीथिंग किस प्रकार से चलती है और ब्रीथिंग जो चल रही है तो उसी ब्रीथिंग का मैकेनिज्म हमें देखना है, यानी कि ब्रीथिंग के अंदर इन्वॉल्व होने वाले जो ऑर्गन्स है उन सभी को हमें डिस्कस करना है। तो चलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग की शुरुआत करते हैं। बहुत इंटरेस्टेड पॉइंट है जो आज हम देखने जा रहे हैं स्टूडेंट, दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ठीक है, अभी जो ब्रीथिंग है स्टूडेंट, वो कंप्लीट होती है दो डिफरेंट प्रोसेस से, यानी कि ब्रीथिंग को कंप्लीट करने के लिए हमें दो प्रोसेस करना ज़रूरी होती है। और एक्चुअली जो प्रोसेस है वो किस प्रकार के है, मीन्स ब्रीथिंग कंप्लीटेड विद द हेल्प ऑफ टू प्रोसेस। दैट इज फर्स्ट वन, जिसे हम कहते हैं इनहेलेशन एंड अनदर वन दैट इज द एक्सहेलेशन। Inhalation and exhalation, these are the both process or these are the two process responsible to perform the mechanism of breathing, means breathing का mechanism यहाँ पर perform किया जाता है। अभी देखो, inhalation को हम और एक नाम से जानते हैं, that is the inspiration, ठीक है। और सेकंड जो हम एक्सेलेशन है उसे हम एक्सपायरेशन के नाम से जानते हैं। इसी तरह से दो डिफरेंट नाम हमें यहाँ पर पता चले हैं, इनहेलेशन और एक्सेलेशन। अभी देखो स्टूडेंट, हमें देखना है मैकेनिज्म, और जो मैकेनिज्म हम देख रहे हैं उसी मैकेनिज्म के अंदर हमें क्या देखना है। सबसे फर्स्ट हमें देखना है इसी के अंदर कुछ इन्वॉल्व होने वाले ऑर्गन्स। अभी इसी के अंदर क्या इन्वॉल्व होता है, ठीक है, जो इन्वॉल्व हो रहे हैं उसी के अंदर फर्स्ट है स्टूडेंट, जिसे हम कहते हैं डायफ्राम। डायफ्राम हमें देखना होगा। उसके बाद हमें कुछ मसल्स देखना है स्टूडेंट। अभी मसल्स किस प्रकार के हैं, मसल्स हमें दो डिफरेंट टाइप के दिखाई देते हैं। जो फर्स्ट है उसे हम कहते हैं फ्रेनिक मसल, उसे रेडियल मसल्स के नाम से भी जानते हैं, रेडियल, ठीक है। उसके बाद सेकंड है स्टूडेंट, जिसे हम कहते हैं इनर और सबसे फर्स्ट हम लेने वाले हैं एक्सटर्नल इंटरकॉस्टियल मसल्स। उसके बाद स्टूडेंट थर्ड है जो हम देखने वाले हैं इंटरकॉस्टियल मसल्स, ठीक है। और फाइनली हमें देखना है स्टूडेंट एब्डोमिनल मसल्स। तो इसी प्रकार के कुछ मसल्स और डायफ्राम के बारे में हमें यहाँ पर याद रखना होगा। अभी देखो, हम देखने वाले हैं मैकेनिज्म की जब शुरुआत करते हैं स्टूडेंट, तो हम सबसे फर्स्ट शुरुआत करते हैं इनहेलेशन से। जब हम इनहेलेशन के बारे में सोचते हैं तो एक्चुअली इनहेलेशन क्या होता है। इनहेलेशन एक प्रोसेस है स्टूडेंट। इस प्रोसेस के अंदर जो एटमॉस्फेरिक गैस है उसे इनटेक किया जाता है, मीन्स एटमॉस्फेरिक एयर टेक इन। इसका मीनिंग क्या होता है, एटमॉस्फेरिक एयर टेक इन, दैट इज द इनहेलेशन। मीन्स हम क्या कर रहे हैं, एयर को अंदर ले रहे हैं, और जब हम एयर को अंदर ले रहे हैं रेस्पिरेशन के थ्रू, तो हमें पता चलता है हम उसे इनहेलेशन कहते हैं, यानी कि एटमॉस्फेरिक एयर टेक इन। अभी क्या होता है स्टूडेंट, इसी प्रोसेस के अंदर जब एयर पास आउट होती है हमारे बॉडी के अंदर और हमारे नेजल ट्रैक के अंदर, तो उसी टाइम हमें कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस दिखाई देते हैं रिब केज के अंदर, जो चेंजेस दिखाई देते हैं लंग्स के अंदर, और कुछ चेंजेस दिखाई देते हैं डायफ्राम के अंदर। तो इन सभी चेंजेस को देखना, उसी को तो हम मैकेनिज्म कहते हैं। अभी देखो क्या होता है। सबसे फर्स्ट देखो, जो स्ट्रक्चर हम यहाँ पर ड्रा कर रहे हैं वो स्ट्रक्चर इस प्रकार से है। इसी स्ट्रक्चर को हम रिब केज के नाम से जानते हैं और इसे हम चेस्ट रीजन कहेंगे। अभी देखो, चेस्ट रीजन के साथ यहाँ पर दिखाई देता है हमें इस प्रकार से डोम शेप्ड स्ट्रक्चर, और जो डोम शेप्ड स्ट्रक्चर है स्टूडेंट, उसी डोम शेप्ड स्ट्रक्चर को हम डायफ्राम कहते हैं, डायफ्राम, ठीक है। अभी देखो, डायफ्राम के बाद ये जो स्ट्रक्चर है, ये तो स्ट्रक्चर यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है चेस्ट रीजन का।
अभी हमें क्या करना है, इनिलेशन प्रोसेस करना है। जब इनिलेशन प्रोसेस हम करते हैं तो उसी टाइम देखो यहाँ पर कुछ मसल्स होते हैं जो अटैच है डायफ्राम से और डायरेक्टली चेस्ट रीजन से, ठीक है। अभी इसी मसल्स को फ्रेनिक मसल्स के नाम से हम जानते हैं, फ्रेनिक मसल्स, ठीक है। और यहाँ पर प्रेजेंट है स्टूडेंट बैकबोन, जो पीछे के साइड से प्रेजेंट है, जिसे हम बैकबोन कहते हैं, ठीक है। अभी बैकबोन वहाँ पर भी फ्रेनिक मसल्स इस तरह से जॉइंट है, ठीक है। अभी देखो बैकबोन के बाद हमें और एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर नज़र आती है जो इस तरह से दिखाई देती है, और जो एरिया है उसी एरिया को हम रिब कहते हैं, यानी कि रिब्स यहाँ पर प्रेजेंट है, और जो रिब्स है वो रिब्स इस तरह से, इन्हीं रिब्स के अंदर हमें दिखाई देते हैं स्टूडेंट कुछ मसल्स, और जो मसल्स हम जानते हैं एक्सटर्नल इंटरकॉस्टियल के नाम से। यहाँ पर जो मसल्स है दैट इज द एक्सटर्नल इंटरकॉस्टियल्स मसल्स। अभी ये एक्सटर्नल इंटरकॉस्टियल मसल्स का वर्क क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पर हम लेबल करेंगे एक्सटर्नल इंटरकॉस्टियल मसल्स, ठीक है। अभी इन्हीं का वर्क क्या होता है, अभी इन्हीं का वर्क जब हमें देखना है तो कुछ स्टेप्स के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अभी देखो सबसे फर्स्ट स्टूडेंट, नॉर्मल स्टेट के अंदर हमें जो डायफ्राम दिखाई दे रहा है वो डायफ्राम डोम शेप है, ठीक है। उसके बाद सेकंड नॉर्मल स्टेट के अंदर हमें दिखाई देता है जो इंटरकॉस्टियल मसल्स है वो अभी भी वहाँ पर स्ट्रेच नहीं हुए वाले हैं, नॉर्मल ही दिखाई देते हैं, यानी कि मसल्स का वहाँ पर वर्क अभी नहीं दिखाई दिया हमें, ठीक है। तो अब चेंजेस क्या दिखाई देते हैं हमें, सबसे फर्स्ट देखो स्टूडेंट, हम स्टेप्स के साथ आगे बढ़ेंगे। जब हम मैकेनिज्म देखते हैं तो मैकेनिज्म के अंदर हमें स्टेप्स देखना है। सबसे फर्स्ट पहली स्टेप जो है स्टूडेंट, स्टेप नंबर फर्स्ट, अभी इसी के अंदर क्या होता है, स्टेप नंबर फर्स्ट के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो कॉन्ट्रैक्शन दिखाई देता है हमें, कॉन्ट्रैक्शन इनटू फ्रेनिक मसल्स, फ्रेनिक मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है। और जब फ्रेनिक मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है स्टूडेंट तो हमें सेकेंड स्टेप के अंदर और एक चेंज दिखाई देता है, जो चेंज है डायफ्राम के अंदर, मीन्स डायफ्राम बिकम फ्लैट। अभी डायफ्राम फ्लैट हो चुका है स्टूडेंट, फ्लैट होने के बाद हम यहाँ पर डायफ्राम का फ्रेनिक मसल कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद का स्ट्रक्चर दिखाते हैं। अभी देखो फ्रेनिक मसल कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद डायफ्राम इस तरह से दिखाई देता है, ठीक है। ये जो डायफ्राम हमने निकाला है वो डायफ्राम है फ्लैट, ठीक है। फ्लैट डायफ्राम हमने यहाँ पर निकाला है। अभी देखो फ्लैट डायफ्राम होने के बाद यहाँ पर हमें कुछ स्पेस एक्स्ट्रा मिलता है, और जब स्पेस एक्स्ट्रा मिलता है तो डायफ्राम का फ्लैट होने का रिजल्ट क्या बताता है स्टूडेंट, रिजल्ट्स दैट मेक मोर स्पेस, ज़्यादा स्पेस वहाँ पर बनता है स्टूडेंट, दैट मेक अ मोर स्पेस, ठीक है। अभी यहाँ पर स्पेस बढ़ चुका है। उसी टाइम स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप हमें दिखाई देती है थर्ड, और थर्ड टाइम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टियल मसल्स, ठीक है। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टियल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन वहाँ पर होता है, और जब इन्हीं मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो हमें रिब केज के अंदर कुछ चेंजेस दिखाई देते हैं। अभी क्या चेंजेस दिखाई देते हैं रिब केज के अंदर, जो फर्स्ट वाला चेंज है स्टूडेंट वो देखो इस प्रकार से, रिब मूव अप, जो रिब है उसे अप मूव किया जाता है, जो चेस्ट रीजन है उसे अप मूव किया जाता है। और जो सेकंड चेंज है वो अगेन केज
मूव, केज मूव आउट, ठीक है। केज को मूव आउट किया जाता है और जब मूव आउट होता है तो उसी के बाद का स्ट्रक्चर हम यहाँ पर निकालते हैं। देखो इस तरह से, अब देखो स्टूडेंट, जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर था उसी से हमें थोड़ा यहाँ पर स्ट्रक्चर ब्रॉड दिखाई दे रहा है, और जब स्ट्रक्चर ब्रॉड दिखाई देता है स्टूडेंट तो यहाँ पर और भी स्पेस अवेलेबल होता है। यानी कि इसका रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट्स मेक मोर स्पेस इन रिब केज। अभी रिब केज के अंदर भी स्पेस मोर हो चुका है, उसके बाद फ्लैट नेचर क्रिएट होने से डायफ्राम भी वहाँ पर स्पेस क्रिएट करता है। हमें पता चलता है अभी इतना स्पेस अवेलेबल हो चुका है स्टूडेंट, तो इसी का और एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हमारे समझ में आता है कि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी इंक्रीज होता है। इंक्रीजेस मीन्स वॉल्यूम अगर इंक्रीज होता है स्टूडेंट तो वहाँ पर जो एयर का प्रेशर है वो डिक्रीज होता है, यानी कि एयर प्रेशर डिक्रीजेस। और एयर प्रेशर डिक्रीज हो चुका है तो एटमॉस्फेयर के अंदर एयर प्रेशर ज़्यादा है और लंग्स के अंदर प्रेशर डिक्रीज हो चुका है, तो उसी का रिजल्ट होता है एयर, जो एटमॉस्फेरिक एयर है, एयर मूव फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, लोअर प्रेशर, ठीक है, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। यानी कि एयर का जो मूवमेंट हो रहा है वो हो रहा है इनहेलेशन के अंदर, मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू लंग्स, ठीक है, एटमॉस्फेयर से लंग्स के अंदर एयर का मूवमेंट हो रहा है। यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है तो थोड़ा हम यहाँ पर लिखेंगे, यानी कि जो मूवमेंट है स्टूडेंट एयर की, मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू लंग्स, तो इसी प्रकार का वहाँ पर हमें रिजल्ट होता है। और जब एयर एटमॉस्फेयर से लंग्स के अंदर आ रही तो उसी को हम इनहेलेशन के नाम से जानते हैं। अभी देखो क्या हो चुका है स्टूडेंट, सबसे फर्स्ट हम मैकेनिज्म की तरफ बढ़ रहे थे। जब मैकेनिज्म हम देख रहे थे तो हमें पता चला मैकेनिज्म के अंदर जो ब्रीथिंग का मैकेनिज्म है उसी के अंदर दो इम्पॉर्टेंट प्रोसेस दिखाई देते हैं। फर्स्ट वाली प्रोसेस है जिसे हम कहेंगे इनहेलेशन, जिसे हम इंस्पिरेशन के नाम से भी जानते हैं। जो अनदर है स्टूडेंट उसे हम एक्सेलेशन के नाम से जानते हैं और उसे हम एक्सपायरेशन भी कहते हैं और एक्सपीरेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो देखो इनहेलेशन क्या होता है, इनहेलेशन यानी कि इनटेक ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर। जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसे हम इनटेक कर रहे हैं और एटमॉस्फेरिक एयर को अगर हम इनटेक करते हैं स्टूडेंट तो हमें पता चलता है कि एयर हमारे लंग्स के अंदर आ रही है, लेकिन उसी टाइम जो चेस्ट रीजन है, जो रिब केज है वो तो ब्रॉड हो रहा है, और रिब केज ब्रॉड हो रहा है स्टूडेंट तो उसी का रिजल्ट क्या है, उसे ब्रॉड करने के लिए कुछ प्रकार का मैकेनिज्म इम्पॉर्टेंट है वो हमें पता चलता है। अभी देखो इसी के अंदर मैकेनिज्म जो इम्पॉर्टेंट है वो यहाँ पर देखो, डायफ्राम इन्वॉल्व होता है उसी के अंदर, उसके बाद कुछ मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, डायफ्राम के बाद जो मसल्स है उसके अंदर फ्रेनिक मसल्स और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टियल मसल, इन्हीं का वर्क ज़्यादा है इनहेलेशन के अंदर। जब डायफ्राम का वर्क चालू होता है तो उसी टाइम फ्रेनिक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और डायफ्राम फ्लैट होता है। डायफ्राम फ्लैट होने से हमें थोड़ा स्पेस वहाँ पर अवेलेबल होता है, स्पेस मिलता है, और जो स्पेस अवेलेबल होने के बाद अदर जो मसल्स है यानी कि एक्सटर्नल इंटरकॉस्टियल मसल्स वो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और वो जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो रिब केज को अप मूव कर कर थोड़ा उसे बाहर की तरफ मूव किया जाता है, यानी कि और भी वहाँ पर जो एरिया है वो बढ़ जाता है, तो वॉल्यूम और इंक्रीज होता है। अगर वॉल्यूम ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है तो वहाँ पर
प्रेशर जो है एयर का वो डिक्रीज होता है और उसी टाइम एटमॉस्फेरिक एयर हमारे लंग्स के अंदर आती है, तो उसे हम इनहेलेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये हो चुका है इनहेलेशन के मैकेनिज्म के बारे में। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एक्सहेलेशन के मैकेनिज्म के बारे में देखते हैं। अभी देखो स्टूडेंट, इनहेलेशन जो प्रोसेस है वो एक्टिव प्रोसेस है, इट इज एक्टिव प्रोसेस। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इनहेलेशन के बाद हम देखेंगे एक्सहेलेशन। अभी एक्सहेलेशन का मीनिंग क्या होता है? एक्सहेलेशन का मीनिंग हम यहां पर सीधा लिखेंगे एक्सहेलेशन। जो एक्सहेलेशन प्रोसेस है स्टूडेंट वो पैसिव प्रोसेस है। ठीक है, अभी इसी पैसिव प्रोसेस को देखना है। इसी के अंदर क्या होता है? इसी के अंदर जो एयर है उसी एयर को आउट किया जाता है, मीन्स एयर मूव आउट फ्रॉम लंग्स से एयर मूव आउट हो रही है। ठीक है, तो उसी प्रोसेस को हम एक्सहेलेशन कहते हैं। ये पैसिव प्रोसेस है स्टूडेंट। इसी प्रोसेस को पैसिव इसलिए कहा जाता है, यहाँ पर एनर्जी रिक्वायर नहीं होती है। अगर एनर्जी रिक्वायर नहीं हो रही है तो उसे हम पैसिव कहते हैं। इसी के अंदर होते हैं ऑल जो मसल्स है, ऑल मसल्स रिलैक्स होते हैं और जब टोटल मसल्स रिलैक्स होते हैं तो इसी के अंदर इन्वॉल्व होने वाले मसल्स कौन से हैं? इसी के अंदर इन्वॉल्व होने वाले मसल जो है स्टूडेंट वो है, सबसे फर्स्ट हमें पता चलता है इसी को अंदर हमें डायफ्राम को भी लेना पड़ता है। उसके बाद हमें इसी के अंदर लेना है जिसे हम कहेंगे इंटरकॉस्टियल मसल। ठीक है, इन्हीं का वर्क बहुत ज़्यादा है और थोड़ा वर्क एब्डोमिनल मसल का भी दिखाई देता है, एब्डोमिनल मसल्स का। लेकिन एब्डोमिनल मसल जो है स्टूडेंट इन्हीं का ज़्यादा वर्क और ज़्यादा डिस्कशन हम कहाँ करने वाले, वो हम करने वाले फोर्सफुल एक्सपायरेशन के अंदर। तो इस तरह से हमें कुछ इम्पोर्टेंट बातें यहाँ पर याद रखना है। अभी देखो डायग्राम के साथ आगे बढ़ते हैं। जब डायग्राम हम निकालते हैं तो हमें पता चलता है इस प्रकार से रिब केज है और इसी रिब केज के साथ यहाँ पर हमें दिखाई देता है स्टूडेंट जो फ्लैट हुए वाला डायफ्राम, जो नेचर किस प्रकार से है, इस प्रकार से, जिसे हम फ्लैट डायफ्राम कहते हैं। ठीक है, अभी डायफ्राम फ्लैट है, लंग्स भी यहाँ पर हमें थोड़े ज़्यादा एक्सपांड हुए वाले नज़र आ रहे हैं, यानी कि जो रिबकेज है वो ज़्यादा एक्सपांड हुए वाला नज़र आ रहा है। इसी तरह से यानी कि ये जो पोजीशन है ये अभी तो पोजीशन है इनहेलेशन की, लेकिन हमें एक्सहेलेशन देखना है। एक्सहेलेशन हम देखते हैं तो क्या होता है, देखो एक्सहेलेशन देखते हैं तो उसी टाइम जो डायफ्राम है स्टूडेंट, वो डायफ्राम यहाँ पर इंटरनल इंटरकॉस्टियल मसल्स और जो फ्रेनिक मसल्स है उन्हीं का कॉन्ट्रैक्शन अभी यहाँ पर क्या होता है, रिलैक्स होता है और रिलैक्स होने के बाद जो डायफ्राम है वो मोर डोम शेप हो जाता है। इसी तरह से डायफ्राम जो होता है वो डोम शेप होता है, मीन्स रिलैक्स डायफ्राम। ठीक है, अभी डायफ्राम रिलैक्स हो चुका है यानी कि मूव इन हो चुका है डायफ्राम, और जब डायफ्राम मूव इन होता है तो जो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ था वो वॉल्यूम डिक्रीज होता है और उसी टाइम जो मसल्स थे वो मसल्स इनसाइड को मूव होते हैं, यानी कि जो इंटरनल इंटरकॉस्टियल मसल्स है उन्हीं का वहाँ पर हमें वर्क दिखाई देता है और उन्हीं का वर्क दिखाने से जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टियल मसल्स थे उन्हीं के अपोज वर्क होने से जो चेस्ट रीजन है वो थोड़ा रिलैक्स होता है और रिलैक्स होने से यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होता है, यानी कि एक्सहेलेशन पोजीशन। ठीक है, अभी एक्सहेलेशन पोजीशन है केज की, तो इसी तरह से वॉल्यूम डिक्रीज हो चुका है। अभी वॉल्यूम डिक्रीज हो चुका है, ठीक है, तो हमें पता चलता है जो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो इसी से एयर को पास आउट किया जाता है, मीन्स एयर थ्रोन आउट मीन्स एयर को बाहर की तरफ थ्रो किया जाता है और एयर बाहर चलती है तो उसी टाइम
लंग्स के अंदर जो प्रेशर है वो प्रेशर इंक्रीज़ हो चुका है, और प्रेशर इंक्रीज़ हो चुका है तो एटमॉस्फेरिक के अंदर प्रेशर डिक्रीज़ है। तो एयर की मूवमेंट कहाँ हो रही है? फ्रॉम लंग्स टू एटमॉस्फेयर। तो ये हो चुका है एक्सेलेशन के बारे में।